हमारे साथ जुड़े हैं एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माल्या और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उठापटक जारी है। पिछला हफ्ता अच्छी खासी मुनाफा वसूली वाला रहा। ऑफकोर्स कच्चे तेल में सपोर्ट जारी है क्योंकि वो ओपेक और इकोनॉमिक रिकवरी को ज्यादा देख रहा है, मैक्रो को कम। लेकिन इन सब के बीच आपकी टॉप पिक्स कहाँ है? यस मनीषा, मेरे ख्याल से फेड के आउटकम के बाद स्ट्रॉन्गर डॉलर और वॉलेटिलिटी कमोडिटीज साथ साथ चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आज के सेशन में कोई ट्रेड करना है तो दो कमोडिटीज़ में ट्रेड एडवाइजेबल रहेगी। फर्स्ट तो गोल्ड में सेल करने की सलाह रहेगी। 47,130 एंट्री पॉइंट रहेगा, 47,370 स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 46,770 के रहेंगे। वैसे ही क्रूड में भी सेल करने की सलाह होगी। 5,320 पे जो क्रूड को सेल करने की सलाह होगी। 5,380 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 5,230 के लिए रहेंगे। बिकवाली की राय यहाँ पर कच्चे तेल और सोने में दोनों में ही आती हुई अभी भी लगता नहीं है कि यहाँ पर बढ़त जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन वंदना, जिस तरह की बढ़त यहाँ पर खाने के तेलों में, चने में, कुछ मसालों में देखने को मिली है, उनका फायदा निवेशक कैसे उठाएं? जी मनीषा, शार्प फॉल के बाद अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिबाउंड की अब यहाँ पे उम्मीद है मार्केट में। और ये जो लेवल है इतने डाउनसाइड के बाद थोड़ा सा लिक्रेटिव है। और एक और रीजन है यहाँ पे कि खरीफ का ऑफलोड करना था तो मार्केट में एक शार्प करेक्शन आया था। अब यहाँ से थोड़ी सी लवाली मुझे लग रही है कि यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में है। इनफैक्ट टर्मरिक में भी मुझे यहाँ पे बाय लग रहा है कि जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसमें हम 7500 पे भी अगर हम बाय इनिशिएट करते हैं, मुझे लग रहा है कि मार्केट 7725 तक के लेवल्स को इजिली यहाँ पे टच कर सकती है। 7400 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे चना है। चना में भी हम लोगों ने काफी अच्छा स्ट्रांग मूव आते हुए देखा है। थोड़ा ये मूव जो है और यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। 5150 के लेवल पे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अगेन यहाँ पे बाय करके चलना होगा। 5300 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5075 का लगा के चल सकते हैं। ऑलराइट, सो खरीदारी की राय यहाँ पर बरकरार है। जहां तक खाने के तेलों और चने की बात है, वहां पर बाइंग स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर। और टर्मरिक ऑफ कोर्स एक दूसरी कमोडिटी है जो वंदना ने यहाँ पर आपके लिए बताई है। मॉनसून की बात करेंगे, जहां पर हमने रफ्तार इसकी पकड़ी हुई देखी है और अब तक सामान्य से 36% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। लेकिन अब भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह नहीं पहुंचा। वहीं मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन सोयाबीन की बीज की किल्लत की वजह से करीब 60% इलाकों में इसकी बुआई शुरू नहीं हो पा रही। आज हम इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ ओरिगो कमोडिटीज के को फाउंडर सुनूर कौल और ग्रीन इंडिया के डायरेक्टर इंद्र शेखर सिंह जुड़े हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। सुनूर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की बारिश है जो कि पॉजिटिव है, सेकेंड वेव की तरफ से हमने जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो थोड़ी सी खुलती हुई देखी हैं, किस तरह से आप ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर देखते हैं अभी? सो मनीषा, सेकेंड वेव को लेके आई थिंक अभी जो कमोडिटी ट्रेड है और कमोडिटी का जो भी अभी सोइंग पैटर्न चल रहा है, आई थिंक सेकेंड वेव में जो भी लॉकडाउन के नतीजे थे उसके हिसाब से आई थिंक ट्रेड पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया था। जो भी हमने खरीदारी देखी है, या वो बिहार में हो या एमपी राजस्थान में हो, आई थिंक ट्रेड ने अपने आप को मेंटेन रखा था इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। वो कंटिन्यू रहा। प्राइसेस जो लॉकडाउन की वजह से थोड़े ऊपर नीचे हुए थे, आई थिंक वो अभी स्टेबल हो रहे हैं। वो कई स्टेट्स में जो लॉकडाउन अभी हटा है, आई थिंक उसकी वजह से कार्गो मूवमेंट अभी थोड़ी फ्रीली मूव हो रहा है एंड वी आर सीइंग द रियल प्राइसेस उसकी वजह से। एंड आई थिंक वो स्टेबिलिटी हैज कम बैक अ लिटिल बिट ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। सोइंग का आपने बताया था बारिश की वजह से आई थिंक सोयाबीन अभी सोइंग हैज बीन लिटिल स्लो, बट अभी हम देखेंगे कि आई थिंक जो फार्मर का इंटेंट है दैट इज टू सो एज मच एज पॉसिबल जो सोयाबीन की एकरेज वो बढ़ा सकते हैं। सोयाबीन के बारे में ही यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से खबरें वहाँ से सुनने को मिल रही हैं कि इस बार बीज की किल्लत है, क्वालिटी वाले बीजों की यहाँ पर किल्लत है, और उस वजह से हमने 30 से 35% जो बीज के भाव हैं वो बढ़ते हुए देखे हैं। इंद्र, आप कैसे देखते हैं इस कंसर्न को जो एमपी से फिलहाल निकल के आ रही है, और ऐसी सिचुएशंस का किस तरह क्या निकाल है? मनीषा जी, शुक्रिया। देखिए, जो समस्या अभी उभर के आई है, इसका बीज पिछले साल ही लग चुका था और आपने अपने शो में उसको कई बार आपने चर्चा में भी लाया। देखिए, सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि पिछले साल मध्य प्रदेश में ज्यादा पानी गिरा, और आप ये जानते ही हैं कि सोयाबीन ज्यादा पानी में नहीं चल सकता है। तो कई किसानों ने जो है सोयाबीन के अलावा दूसरे क्रॉप्स की तरफ देखा। उन्होंने अनियन की तरफ देखा, वेजिटेबल्स देखा, या वापस से गेहूं आपके पैडी की तरफ देखा। दूसरा जो कारण बनता है वो ये कि पिछले साल बहुत सारा फर्जी बीज मार्केट में थे।
आपने कई शो डेडिकेट किए उसको कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे फर्जी बीज फैले थे जिनके जर्मिनेशन बहुत ज्यादा कम थी, और जिन किसानों ने हिम्मत की कि सोयाबीन लगाने के लिए, उनकी फसलें खराब हुई और सरकार और बीज कंपनियां उनको सही समय में वापस से नए बीज नहीं दिला पाई। इन सब कारणों की वजह से जो सोयाबीन का जो रकबा है मेरे हिसाब से वो कम हुआ है, और इसी का एक इंडिकेशन था कि किस प्रकार से हमने देखा कि सोयाबीन के जो प्राइसेस हैं वो एमएसपी के भी ऊपर चले गए, और इसी बात का फायदा उठाते हुए जिन किसानों ने बीज को अगले सीजन के लिए रख रखा था उन्होंने भी ये बीज बेच दिया। तो यहाँ से हमारी जो समस्या है वो शुरू होती है कि किस प्रकार से किसानों के हाथ से जब बीज निकल गया और अब किसान बिल्कुल ही बाजार के ऊपर निर्भर है नए बीज के लिए, तो समस्या तो उत्पन्न होनी ही थी। अब भारत सरकार ये कह रही है कि हमने इतना 1 लाख टन हमने बीज सिक्योर किया है मध्य प्रदेश में और उसको किसानों में बांटा है, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब सरकारी बीज 4,000 का मिल रहा है और 9,000 से लेके 12,000 तक पर आपके ये मिल रहा है, प्राइवेट बीज मिल रहा है, तो इस समस्या या ये जो स्थिति बन गई है, इसका क्या प्राइवेट लोग फायदा नहीं उठाएंगे या ट्रेडर्स फायदा नहीं उठाएंगे? और मुझे लग रहा है इसीलिए किसान कह रहा है, बार बार मध्य प्रदेश का किसान कह रहा है कि हमें सरकारी बीज तो मिल नहीं रहे हैं और जो बीज हमें मिल रहे हैं वो इतने महंगे हैं कि हम उसको खरीद ही नहीं सकते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं। इसके साथ साथ नकली या फर्जी बीज की भी बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो HT-BT कॉटन में फर्जी बीज हो या फिर सोयाबीन में। हर जगह आपको इलाकों में, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के इलाकों में फर्जी बीज मिल रहे हैं, और वो बीज भी मिल रहे हैं जो बहुत ही महंगे मिल रहे हैं फर्जी बीज। जी हाँ। और अगर आप मध्य प्रदेश से थोड़ा सा और आप आगे बढ़े तो आप देखें कि ये समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, ये समस्या महाराष्ट्र में भी बहुत खुल के आगे बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई है। और आप, मेरा ये मानना है कि अब अगले सीजन में या तो इस समय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा या अगले सीजन का जो आपके प्रोडक्शन होगा सोयाबीन का वो ड्रॉप करेगा। तो काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर हैं ही, और इस बार जब एडिबल ऑयल के भाव काफ़ी अच्छे मिले हैं किसानों को, तो बीज की ही अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। सुनूर, आप कैसे देखते हैं ये पूरी कंसर्न? और जैसे इंद्रशेखर कह रहे थे, लास्ट ईयर हमने इस बात के बारे में काफ़ी बात की थी। एक्चुअली कुछ किसान रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ पर कंपनीज के अगेंस्ट केसेस भी किए थे, मुझे याद है, हमने वो सारी कवरेज भी यहाँ पर की थी। तो हम जब एग्री टेक इनोवेशन की बात करते हैं, जब हम प्री हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, इन सब तैयारियों की बात करते हैं, एज ऑफ नाउ तो ये कंसर्न है और इसका निकाल काफी मुश्किल होने वाला है। लेकिन कैसे आप और स्टार्टअप्स इसके बारे में काम कर सकते हैं? सो मनीषा, इन टर्म्स ऑफ एग्री टेक इनोवेशन जो है वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका प्री हार्वेस्ट रहता है जो ऑब्वियसली किसानों के साथ काफी काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जो इनकी इन्फॉर्मेशन है, जो रेनफॉल हो गई, उनको सीड सप्लाई है, इनपुट सप्लाई है। आई थिंक वहाँ पे इनोवेशंस हैव रियली हेल्प द फार्मर्स। एक जो दूसरा पोस्ट हार्वेस्ट है, वहाँ पे किसानों का माल बेचने के लिए काफ़ी ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म्स भी बनाए गए हैं इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे अपना फार्मर्स अपना प्राइस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म उसको बना सकते हैं। वहाँ पे 2 फायदे हैं। एक तो जो मार्केटिंग कॉस्ट जो फर्म्स का होता था कि वो जब तक किसान तक पहुँचेंगे, जितने लोग वो डिप्लॉय करेंगे, वो खर्चा अब टेक्नोलॉजी फर्म्स का कम हो गया, अब ये मोबाइल के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। दूसरा, किसानों को जो हफ्ता महीना पैसों के लिए वेट करना पड़ता था पेमेंट के लिए, अब वो सारा डिजिटल पेमेंट के थ्रू हो गया। तो आई थिंक ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म्स की वजह से किसानों को जो पेमेंट्स है, जो प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंसी है, वो आई थिंक एक अलग ही लेवल पे आ गई है। एंड प्री हार्वेस्ट में आई थिंक जो सर्विसेज हैं वो किसानों को इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइस और जो सप्लाई है इनपुट्स का, आई थिंक दोनों तरफ से उनको सहूलियत हो रही है। इन सब के बीच में सोयाबीन के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर लेकर आना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रनअप देखने को मिला है। इनिशियली तो यहां पर बेहतर मांग देखने को मिली थी, लेकिन अब जब बाजार को ये समझ में आ रहा है कि जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ बहुत यहां पर स्थिरता देखने को मिल रही है, लेकिन भारतीय बाजारों में अब यहां पर दिक्कतें दूसरी ही हैं। एक तो पाइपलाइंस ड्राई हैं, अनलॉक यहां पर हो रहा है, मांग निकलनी शुरू हो जाएगी, और जो प्रीमियम बाजार गंवाते हुए नजर आए थे कि यहां से अब बुआई अच्छी होगी, मानसून अच्छा है, लेकिन जो ये बीज की है जो कि ना सिर्फ एमपी में है, लेकिन जो दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र, वहां पर भी है, और उसका असर हम यहां पर प्राइसेस में क्लियरली आता हुआ देख रहे हैं। अच्छा खासा जंप अप हमने स्पेशली सोयाबीन में आता हुआ देखा है। इंद्रशेखर, क्या आपको क्या लगता है यहां से क्या निकाल देखने को मिलेगा? तो जो इनिशियली गवर्नमेंट की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार हम क्रॉप अच्छा आता हुआ देखेंगे, क्या आपको लगता है वो मुश्किल है अब? जी देखिए, मुश्किल है ही, और मैं इसमें आपको सरकारी उदाहरण देता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने बड़ा साफ साफ स्पष्ट रूप में कह दिया है कि किसान सोयाबीन छोड़ो,
वही जो है उन्होंने ये कई बार कह चुका है, कई माध्यमों से कह चुका है ये। और वहाँ पे जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट जो है, एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन है, वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ खाद्यान्न तेलों की जो दामें हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, भारत में कमी होती जा रही है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये तो एक सबसे पहली समस्या है कि सरकार खुद कह रही है कि नहीं आप ये सोयाबीन छोड़ दो। दूसरी जो समस्या ये है वो पिछली बार बड़ी खुल के सामने आई कि आपने जो छोटे प्लेयर्स हैं सोयाबीन में जो बीज का काम करते थे, आपने उनको इतना ज्यादा डरा दिया उस पूरे विवाद से कि अब इस बार उन्होंने पिछले साल से इस साल तक सीड प्रोडक्शन किया ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इसका अगर समाधान के रूप में सोचा जाए तो सरकारी प्लानिंग की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच चाहिए जहां पे आप डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट सोयाबीन ऑयल सीड प्लान बनाएं और सरकार बीज उत्पादकों के साथ में और किसानों के साथ मिलकर काम करे। वरना मुझे लग रहा है कि सोयाबीन जो है एक डिजास्टर होगा, फिर से भारत को सोयाबीन इंपोर्ट करना पड़ेगा एक भारी मात्रा में। क्लियरली कंसर्न्स वहां पर डेफिनेटली आती हुई, बाजार यहाँ पर काफ़ी तरीके से निकाल की कोशिश करता रहा है। हमने काफ़ी यहाँ पर एग्रीकल्चर एज अ स्पेस में उन्नति होती हुई भी देखी है, लेकिन फिर से यहाँ पर हल्का सा अटका है ये, स्पेशली जब एडिबल ऑयल प्राइसेस में है। अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार। वंदना, कैसे देखती हैं आप इन प्राइसेस को और यहाँ से क्या व्यू है अब? जी मनीषा, जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सामने है मनीषा, क्योंकि ये प्री प्लान करने की से ही ये खत्म हो सकता था। सीड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे बहुत कम है, प्राइसेस यहाँ पे डबल है, तो जो सोइंग होगी ऑब्वियसली उसमें चेंजेस आएंगे और 5 to 7% इजाफा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद ना हो पाए। तो बाजार उसको सेंस कर रहा है और उसकी वजह से हम प्राइसेस में उछाल आते हुए देख रहे हैं। डिमांड अब ऑलरेडी जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है, अब रेस्टोरेंट्स भी ओपन हो रहे हैं, मॉल्स भी ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक जो जंप है ये इस न्यूज़ का भी है कि अब मॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स जो है वो ओपन हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो अपसाइड है मुझे लग रहा है फिर से 7,000 से 7200 तक का हम देख सकते हैं यहाँ सोयाबीन में आते हुए। और इंटरनेशनल मार्केट में जब सप्लाई साइड डेफिसिट है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो इम्पैक्ट है वो मॉनसून का भी इम्पैक्ट था, वो एक टेम्परेरी इम्पैक्ट था कि मॉनसून यहाँ पे नॉर्मल रहेगा और मेरे ख्याल से फिर से एक बाइंग जो आएगी, लेकिन 7200 पे एक पॉज आते हुए भी हम रैली में देख सकते हैं। तो एक जो जोन रहेगा, जो ट्रेडिंग जोन रहेगा वो नीचे में 6500 और अपसाइड में 7200 तक हो सकता है। 5% की तेजी आपकी स्क्रीन पर, तो जोरदार गेंस हमने वहां पर सोयाबीन में आते हुए देखे हैं। बहुत शुक्रिया सुनूर इंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम प्रॉब्लम्स कंसर्न्स के बारे में, यहाँ पर क्या सोल्यूशंस निकल सकते हैं उसके बारे में बात भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो दर्शकों को जोड़ेंगे अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को जोड़ने का समय है और सबसे पहले चेन्नई से सुरेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सुरेश जी, क्या है आपका सवाल? सर मैडम, मेरा आपके 3 सवाल है टोटल, एक निकल, एक गोल्ड पे और एक कॉपर पे। ऑलराइट। निकल मैंने एक लॉट खरीदा है 1320 पे और गोल्ड खरीदा है 47,800 पे और कॉपर की बाइंग है मेरी 748 पे। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर गोल्ड को ही ले लेते हैं और प्रथमेश 47,800 की खरीदारी है। सबसे पहले सुरेश जी को सोने पर ही बताइए क्या करें इस पोजीशन का। आई थिंक बाई पोजीशन में है। अगर ये कैरी फॉरवर्ड या इनका पोजीशन थोड़ा अगर 1 से 2 महीने का है तो इनको सेल पोजीशन लेने का, बाई पोजीशन लेने का, राइट। तो इनको फिर यहाँ पे इस भाव पे एवरेज कर लेना चाहिए और टोटल एग्जिट जो है अराउंड 48,500 के आसपास करना चाहिए। इनका एवरेज वैल्यू कॉस्ट जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा जो है कॉपर में इनके जो ध्यान है यहाँ का वो नीचे की तरफ है 688 का, तो इनका पोजीशन अकॉर्डिंगली इनको एडजस्ट करना चाहिए। और इनका जो तीसरा पोजीशन है निकल का 1200 में मेरे ख्याल से 1320 का पोजीशन है इनका लॉन्ग पोजीशन, इनको यहाँ पे और एक्यूमुलेट करना चाहिए और टोटल एग्जिट करना चाहिए 1340 के आसपास। ऑलराइट, यानी कि निचले स्तरों पर आपको तीनों ही चीज़ों में सुरेश जी खरीदारी करनी चाहिए। भाव यहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन ताकि आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकें तो आपको अपनी पोजीशंस जो है वो एवरेज कर लेनी चाहिए। सिंस आप बाजार में इतना रुके ही हैं तो वो एक काम आपको यहाँ पर करना चाहिए बेहतर मुनाफे के लिए। आगे बढ़ते हैं और पालनपुर से जितेंद्र शाह अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार जितेंद्र जी, कैसे हैं आप और क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम जी। वंदना जी से नमस्कार। कुकुड़ के 2 लॉट बाय किए हैं, तो उसमें क्या करूँ अभी? किन लेवल्स पे आपने खरीदे हैं ये 2 लॉट्स? 29.15 पे।
29.15 पे 2 लॉट्स कोकुड के लिए हैं जितेंद्र जी से। क्या राय देंगी वंदना, क्या करना चाहिए उनको इन स्तरों पर? मनीषा, मैंने यहाँ पे रुकने की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है और इतने हायर प्राइस से भी एक्सपोर्ट इसकी बहुत बढ़िया रही है और एक करेक्शन पे इन्होंने लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 29-23 जुलाई ऑलरेडी आ रहा है। सर, आप 2950 से 2955 के लेवल्स तक के लिए वेट कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा आपको 2900 का और मेरे ख्याल से ये टारगेट कल तक आ जाना चाहिए कोकुड में। ऑल राइट, जो आपकी बाइंग पोजीशन है जितेंद्र जी, उसके आसपास ही किस तरह है यहाँ पर, और जैसे वंदना कह रही है स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आप ऑलमोस्ट इन द मनी है और यहाँ से और बढ़त की उम्मीद भी है। आगे बढ़ते हैं और एक मैसेज ले लेते हैं। हैदराबाद से विशाल लिखते हैं कि 4 लॉट नेचुरल गैस के इन्होंने खरीदे हैं 238 के लेवल्स पे। प्रथमेश, क्या राय है, क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस में हमने उन स्तरों से मुनाफा वसूली आते हुए देखी है? आई थिंक मनीषा, यहाँ पे 233 नेचुरल गैस में मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन हो सकता है, जो नीचे लेके जा सकता है 220 की तरफ। इस काउंटर से मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए बाय पोजीशन में। इस काउंटर में पॉसिबल वीकनेस आपको देखने को मिल सकता है। नीचे का जो भाव है 220 तक का आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में फॉल देखने को मिल सकता है, तो बाय पोजीशन से तो निकल जाए। ऑल राइट विशाल जी, आपको यहाँ पर पोजीशन से निकल जाना चाहिए। आपके बाइंग के बहुत आसपास किस तरह भी हैं, तो ऐसा भी नहीं कि आपको यहाँ पर कोई नुकसान होगा, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं वो अभी थोड़े से वीकर साइड पे हैं। हमारे पास एक मैसेज आया है फेसबुक पर। MP मोरेना से निशांत लिखते हैं कि ये किसान हैं, इनके पास सोयाबीन पड़ा हुआ है 1000 क्विंटल। जानना चाहते हैं कि आगे जाके प्राइसेस कैसे रह सकते हैं। निशांत जी, आज तो आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं, करीबन 5% की तेजी है और वंदना को लगता है कि यहाँ से बढ़त और भी आ सकती है। लेकिन वंदना, इनके पास हाजिर माल पड़ा है, तो उस लिहाज से क्या करें? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ी सी तेजी अभी और भी यहाँ पे आएगी और 7000 से 7200 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे और आ सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी इन द मनी है। आज के मार्केट में भी 5% का इजाफा आते हुए हम लोगों ने देखा है। तो सर, एटलीस्ट मैं यहाँ पे राय दूंगी कि 50% तो आप रिलीज करें अपना स्टॉक्स। आप थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं और 7000 से लेके 7200 तक का जो लेवल आता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा अभी सीड्स को लेके भी, क्वालिटी सीड्स नहीं मिल रहे हैं और कंजम्पशन भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से 7000 से 7200 तक का जो वेट है, आप अपने रेस्ट 50% ऑफ स्टॉक्स के लिए कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वो राय है। सोयाबीन में जब से हमने ये शो शुरू किया है उसके बाद लगातार बढ़त ही यहाँ पर देखने को मिली है। मुझे याद है जब हमने शो स्टार्ट किया था तो 4% की तेजी थी और 5.5% की बढ़त के साथ फिलहाल सोयाबीन आपकी स्क्रीन्स पर। तो क्लियरली जो चिंता वहाँ पर है बीजों को लेकर, उसका सीधा असर हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। लेकिन इसी के साथ शो में इतना ही समय है। वंदना, प्रथमेश, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। कमोडिटी कॉल में आज इतना ही। आगे देखिए मार्केट्स टुडे।